हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज का न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अब नजदीक आ चुकी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि साल भर की चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में हम एक साथ चर्चा कर लें। तो इस सप्ताह और अगले सप्ताह के आने वाले वीडियो में न्यूज ऑन मैप स्पेशल जो भी वीडियो रहेगा, इंडिया और वर्ल्ड दोनों में ही हम कोशिश करेंगे कि साल भर की प्रमुख जगहों के बारे में हम चर्चा करें जो चर्चा में थी। तो कैसे करेंगे? हम हमेशा की तरह जितने सवाल लेते थे उससे ज्यादा सवाल लेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन, और उस पर चर्चा करेंगे जिससे कि प्रमुख जगहें हम जो भी हैं इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उसको जान सकें, समझ सकें और इसे याद रख सकें। तो एक तरह से देखा जाए तो इस हफ्ते और अगले हफ्ते जो भी न्यूज ऑन मैप के वीडियो आएंगे, कुल 2 वीडियो इस हफ्ते आएंगे, एक इंडिया और एक वर्ल्ड का, और 2 वीडियो अगले हफ्ते आएंगे इंडिया और वर्ल्ड के। तो इनमें सवालों की संख्या दोगुनी होगी और हम साल भर के प्रमुख जगहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले के सवाल के साथ में। और सवाल इस बार कैसे कुछ तरीके से, फिल्टर तरीके से आपके सामने आएंगे कि जैसे कि हम बीते कुछ समय में राजनीतिक घटनाओं के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह चर्चा में जो रहा है, तो अब इससे जरूरी क्या सवाल बन सकता है इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सवाल है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। फिर दूसरा है अंडमान एवं निकोबार का उत्तरतम बिंदु लैंडफॉल द्वीप है। आपको क्या बताना है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमें समझना है। तो यहां पे 2 बातें हैं कि 10 डिग्री चैनल है, अंडमान निकोबार को अलग करता है। पहले ये देख लेते हैं। अब अंडमान और निकोबार की बात की जाए तो देखिए ये है कहां पे पूरा का पूरा अंडमान निकोबार, ये आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब ये ऊपर का क्षेत्र है, ये अंडमान है, और नीचे आप देखेंगे तो निकोबार का है। अब 10 डिग्री चैनल की बात की तो ये देखिए ये है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा आपको 10 डिग्री चैनल के अलावा और भी बहुत सारे चैनल मिलेंगे। 9 डिग्री भी मिलेगा सुनने में, 8 डिग्री भी मिलेगा। अब ये महत्वपूर्ण है ये सारे नाम, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये डिग्री चैनल का मतलब क्या है ये समझिए। डिग्री चैनल का मतलब ये है कि जैसे 10 डिग्री चैनल है तो 10 का मतलब हो गया अक्षांश रेखा से संबंध है उसका, कि 10 डिग्री अक्षांश से वह मौजूद है, इस वजह से उसको कहा जा रहा है। और 10 डिग्री चैनल कहा जा रहा है इसका मतलब यह हो गया कि एक चौड़ा रास्ता है जो 2 स्थल खंड है उसके बीच में, वाटर बॉडी का, महासागरों में एक चौड़ा रास्ता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल है ये जो 10 डिग्री अक्षांश पर है। इसी तरह से अब ये व्यापारिक मार्ग की तरह काम कर सकता है ना, यहां से जहाज निकल सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत चौड़ा है। अब उसके बाद देखिए दूसरा, अंडमान एवं निकोबार का उत्तरतम बिंदु लैंडफॉल द्वीप है। क्या सच में है? तो अब देखिए अंडमान में ऊपर की तरफ आ जाते हैं, अंडमान निकोबार में। अब देखिए यहां पे आपको इस जगह पे मिलेगा लैंडफॉल आइलैंड, उत्तरतम बिंदु है ये। तो इस वजह से दोनों बातें अगर सही हैं तो हम क्या बोलेंगे? हमारा जवाब सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार से भी जुड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बैरन आइलैंड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में एवं नारकोंडम आइलैंड पश्चिम में स्थित है। तो बैरन के लिए बोल दिया है इसने अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में, और दूसरा नारकोंडम है उसको बोल रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में है। फिर कहता है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। आपको क्या बताना है? उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। अब देखिए पहले पे देखते हैं। अब 2 नाम आए हैं, एक तो बैरन आए हैं और दूसरा नारकोंडम। अब देखिए कहां पे है बैरन? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में है। तो ये बात तो लिखी भी थी स्टेटमेंट में, तो ये बात सही है। लेकिन नारकोंडम देखिए यहां पे है, एक तरह से देखा जाए तो पूर्व में, या तो कह सकते हैं उत्तर पूर्व में है। लेकिन क्या यह पश्चिम में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले बात में जो नारकोंडम के लिए कही थी यह बात गलत हो गई, इसी वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। भले आधी बात सही थी लेकिन स्टेटमेंट पूरा गलत हो कहलाएगा कि यह स्टेटमेंट अब गलत है। अब देखिए दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। अब दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, तो दक्षिण अंडमान किसे बोलते हैं? अब देखिए यहां पे आप देखें, थोड़ा और पास से देखें
तो आपको देखेंगे ये है साउथ अंडमान, ठीक है, और ये देखेंगे तो ये लिटिल अंडमान है, और इसी के बीच में क्या है, डंकन पैसेज है, ये बीच में डंकन पैसेज है। तो अब यहां पे अगर दोनों बातें में से एक बात सही है और जो दूसरी बात सही है, पहली गलत है, तो हमारा जवाब क्या होगा, बी, यानी कि केवल 2। स्पष्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अब यह लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा। अब लक्षद्वीप की तरफ आ गए हैं। अगत्ती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कावारत्ती द्वीप। अब क्रम बताना है। क्रम किस प्रकार से बताना है, देखिए उत्तर से दक्षिण, अगर मैप ऐसा है तो हमें ऐसे बढ़ना होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगत्ती, मिनिकॉय, कावारत्ती। अगत्ती देखिए कहां पे है, अगत्ती आपको देखने को मिलेगा यहां पे। फिर देखिए कावारत्ती, थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो यहां पे मिलेगा। फिर मिनिकॉय और दक्षिण में आएंगे। अब आप देखिए कि इनके अगत्ती और कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है, फिर मिनिकॉय आता है, और फिर उसके बाद नीचे और आएंगे तो देखिए 8 डिग्री चैनल आता है, फिर नीचे आएंगे तो मालदीव आ जाएगा। तो ये पता रहे। चलिए हमने देख लिया अगत्ती, फिर हमने देखा कावारत्ती, फिर हमने देखा उसके बाद मिनिकॉय। तो क्या है, अगत्ती 1 नंबर पे, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। तो 1 3 2 कहां पे है, बी में है। जवाब हमें मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीते वर्ष यमुना नदी में बाढ़ के कारण क्या हुआ कि यमुना नदी बड़ी चर्चा में रही और दिल्ली के आसपास उसकी वजह से क्या हुआ कि बाढ़ की स्थिति बनी। तो इस वजह से एक सवाल इधर भी आते हैं। दिल्ली की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों से मिलती है, पहली बात। और दूसरी, यदि आप राजधानी दिल्ली में हैं तो सबसे निकटतम राजधानी शिमला होगी। सबसे निकटतम राजधानी का मतलब क्या है, जितने भी आसपास के राज्य हैं, राज्य की अपनी राजधानी है। तो अन्य राज्यों में से कौन सी ऐसी राजधानी है जो दिल्ली के सर्वाधिक करीब है, ये बात कहता है। तो यहां पे बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इसको देख लीजिए एक बार, पहले वाले को देखिए। अब क्या बोला है, दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से मिलती है। अब मैप में देखिए, ये आपको मिलेगा यहां पे दिल्ली, अब यहां पे ये हरियाणा है और यहां पे उत्तर प्रदेश, इन्हीं दोनों के बीच में है। इसके अलावा कोई और राज्य नहीं दिखता। तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, पहली वाली बात सही है। फिर दूसरी बात पे आएंगे, यदि आप राजधानी दिल्ली में तो सबसे निकटतम राजधानी शिमला होगी। तो हमें अन्य राजधानियों जो आसपास के राज्य हैं उनकी दूरी पता हो। तो आप देखिए यहाँ पे शिमला है, हिमाचल प्रदेश, 343 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। उसके बाद देखिए जयपुर, पिंक सिटी, राजस्थान, दिल्ली से कितना दूर है, 306। फिर उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, 554, बहुत दूर है। फिर उसके बाद देखिए 243 किलोमीटर चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा पंजाब दोनों के लिए राजधानी काम करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पास इन चारों में 243 किलोमीटर चंडीगढ़ है, हरियाणा, ठीक है। क्या अभी और कोई बचता है, देहरादून बचता है उत्तराखंड का, लेकिन यह 243 से ज्यादा है, ये 251 किलोमीटर के आसपास, तो सबसे कम है। दिए गए विकल्प में तो देखेंगे आप, जो विकल्प हैं उसमें से सबसे निकटतम राजधानी शिमला होगी, ये बात कही है। तो शिमला तो नहीं है, क्योंकि शिमला है 343 और हम 343 क्या, हम तो यहाँ पे 243 तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये दूसरी वाली बात गलत है, पहली वाली बात सही है। तो उत्तर क्या है, ए, यानी कि केवल ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बात कही थी ना, कौन सा है कौन से। दिल्ली से उस स्थान की दिशा क्या होगी जहां अशोक युग के 3 शिलालेख मिले हैं एवं वह मौर्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी रही है। अब यहां पे देखिए पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, जितने यहां पे ये नाम हैं, इन चारों में से एक जो जवाब होगा वह इस सवाल से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, पहली बात क्या कही, अशोक युग के 3 शिलालेख मिले हैं अभी हाल ही में, कुछ समय पहले। साथ में मौर्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी रहा है, बहुत आसान है। पाटलिपुत्र की बात का अगर हम करें तो वह कहां पे है, देखिए यहां पे ये इंद्रप्रस्थ के आसपास का जो दिल्ली का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं आज के डेट में, और यहां पे पाटलिपुत्र। अब ये देखिए किस तरफ हम आ रहे हैं, ये हम आ रहे हैं दक्षिण पूर्व की तरफ। तो ऑप्शन क्या है, दक्षिण पूर्व, सी, ठीक है, मिल गया हमें। अब अगले सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हथनी कुंड बैराज हरियाणा में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हथनी कुंड बैराज के निकट स्थित है।
आपको क्या बताना है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। हथनी कुंड बैराज हरियाणा में स्थित है। पहली बात, बैराज का मतलब क्या है? बैराज का मतलब है बांध। किसी नदी पर तो होगा। नदी कौन सी है? यमुना। क्या हरियाणा में है? बिल्कुल हरियाणा में है। और हरियाणा में यमुना नगर आप देखें यहां पे, तो यमुना नगर आपको दिखेगा। और इसको जरा पास से देखें तो यहां पर आपको इस जगह पर दिखेगा हथनी कुंड बैराज, ये दिखेगा। अब बात यहां पे फिर से आती है सवाल की तरफ कि पहली वाली बात तो सही हो गई है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी अभी कंफर्म करना है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य हथनी कुंड बैराज के निकट स्थित है। देखिए यहां पे हथनी कुंड है और थोड़ा ऊपर यहां पे कलेसर है, पास में है, क्योंकि दोनों ही यमुनानगर में है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? यमुनानगर में है। अब यहां पे हमें दोनों बातें मिल चुकी हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी, ये वाली बात सही है, ऊपर वाली हथनी कुंड बैराज भी, दोनों हरियाणा में है, दोनों यमुनानगर में है, इसलिए आसपास भी हैं। तो जवाब हमें मिल चुका है ए और एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही, जवाब मिल चुका है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा में? दो हैं। सुल्तानपुर भी है, कहां पे है? गुरुग्राम में है। तो दो हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चाहे तो देख सकते हैं, कलेसर नेशनल पार्क है, यहीं पे यमुनानगर में है। चलिए अगले सवाल की तरफ। यमुना की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से आगे बढ़ते जाते हैं। तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये चार नदियां हैं। बताना है कि यमुना की नदी के प्रवाह की दिशा की ओर इसमें मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम क्या होगा। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रवाह की दिशा क्या है, और मुझे अंदाजा है कि शायद आपको अंदाजा तो है ही। फिर उसके बाद मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम प्रवाह की दिशा में, मतलब इस दिशा में हमें ऐसे बढ़ना है। तो पहले इधर कोई है या इधर कोई है, इधर कोई है, तो ये क्रम होगा कि पहले ये, फिर आगे कोई है, तो ये ऐसे क्रम में हमें बताना है। तो अब इसमें चंबल, बेतवा, केन, सिंध के आधार पर बताना है इन चार नदियों को। अब चलिए देखते हैं। चंबल आप देखें, देखिए यमुना ये आई, दिल्ली से होते हुए आगे यहाँ गई, आगे गई और आगे गई, यहाँ प्रयागराज पहुंच गई, और इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, गंगा में मिल गई। अब देखिए चंबल है, ये नदी आई इंदौर की तरफ से, मध्य प्रदेश से, और ये आके यहाँ पे मिलती है यमुना से। अब देखिए यहाँ पे चंबल पहले नंबर पे मिल चुकी है। बेतवा कहाँ मिलता है? बेतवा देखिए आपको आगे मिलेगा यहां पे, ये बेतवा है। ठीक है, फिर उसके बाद दो, फिर केन देखिए, केन कहां पे है? केन आपको यहां पे मिला। अब उसके बाद देखिए कौन सा बचा? सिंध बचा। सिंध कहां पे है? सिंध यहां पे। लेकिन क्रम क्या सही है? क्रम सही नहीं है। तो पहले कौन सा आया है? चंबल आया, फिर देखिए कौन सा आया? सिंध आया, फिर देखिए कौन सा आया? बेतवा आया, फिर देखिए कौन सा आया? केन आया। अब देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, अगर ऐसा है तो चंबल 1, सिंध 4, बेतवा 2 और 3, 1 4 2 3 है कहीं पे? 1 4 2 3 डी में है, तो हमारा जवाब क्या हो गया? डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही के समय में खबरों में कुछ और नदियां रही, उनके बारे में जो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती। अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जवाब हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आसान ऐसे कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि चारों की चारों हैं। अब चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चारों के चारों हम चलिए पहले ही बता देते हैं डी है, लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा ही। कावेरी नदी के बारे में बताइए। कावेरी नदी जो है, आप सबको कावेरी नदी के बारे में बहुत कुछ पता है, थोड़ा सा देखिए, जान लीजिए। कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहां से निकलती है कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, फिर आगे बढ़ती है बहुत सारी सहायक नदियों के साथ, कहां पहुंचती है? बे ऑफ बंगाल में। क्या विशेषता है इसकी? अगर आप में से जिसको भी पता है कमेंट करके मुझे बता सकता है। और चलिए अब इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। अब आप देखिए तो आपको पहला लक्ष्मण तीर्थ मिलेगा, ये देखिए लक्ष्मण तीर्थ है, ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी बजा रही है, और ये बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। ठीक है, अब लक्ष्मण तीर्थ के बाद देखिए काबिनी कहीं दिखती है आपको? ये देखिए काबिनी दिखेगी। फिर उसके बाद आगे देखिए भवानी दिखेगी। अब चलिए भवानी भी देख लेते हैं, ये आपको भवानी दिख गई। फिर चलिए आगे देखें, अमरावती दिखेगी। अब चलिए अमरावती भी देख लेते हैं, ये अमरावती भी है।
तो हमें सारी नदियां मिल गई हैं। तो सारी मिल गई, जवाब मिल गया, पहले ही बता दिया था। कावेरी नदी के बारे में क्या खास बात है आप जरूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह एक बाढ़ नियंत्रण सह विद्युत जल विद्युत परियोजना है जिसे असम में विकसित किया जाना है। कहां पे? असम में, पहली बात। और दूसरी बात है कि बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत परियोजना है। और दूसरी बात कि इसे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी पर विकसित किया गया जाना है। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है या सत्य है, एक, केवल दो, या फिर एक और दो, दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, यह जो बात कही गई है असम में विकसित किया गया है, क्या यह जल विद्युत परियोजना असम में है? पहली बात तो यही है, दिबांग नदी के संदर्भ में। तो यह असम में नहीं है, यह आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इस जगह पर है। क्योंकि यहां पे देखिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, तो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आप देखें तो ये ब्रह्मपुत्र जो सबसे प्रमुख नदी है, इसी की सहायक नदी है, इसी से लगी हुई है। अब यहां पे दूसरी वाली बात तो सही हो गई, पहली वाली बात गलत हो गई क्योंकि इसमें असम लिख दिया। अगर यहां पे अरुणाचल प्रदेश होता तो हम इसको सही मान लेते। इसी वजह से कितना सही है? केवल दो इसमें सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोड़ने से बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी उपलब्ध होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र कहां है? मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? हम कह सकते हैं दोनों जगह है। कौन सी नदी से होगा? आपको अगर ये पता हो कि कौन सी जगह में कौन सी नदी है तो जवाब आसान है। कृष्णा गोदावरी, पार तापी नर्मदा, केन बेतवा, महानदी और गोदावरी। सही जवाब क्या है? केन बेतवा, यानी कि सी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है वह मध्य प्रदेश की अपने आप में पहली ऐसी परियोजना है। तो मध्य प्रदेश से ही दोनों नदियां निकलती हैं। एक केन नदी है, केन नदी कहां से निकलती है? कटनी मध्य प्रदेश में, कटनी नामक क्षेत्र से। फिर केन बेतवा, बेतवा कहां से निकलती है? रायसेन से। अब जो केन नदी का ज्यादा पानी है वह किस में जा रहा है? बेतवा नदी में जाता है। और फिर उसके बाद ये दोनों ही नदियां किसकी सहायक नदी हैं? यह दोनों ही यमुना की सहायक नदी है। तो पानी दोनों का अल्टीमेटली कहां जाता है? वह जाता है यमुना नदी में। लेकिन यह केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभ क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र को है, देखिए ये बेतवा नदी है, ये केन नदी है, इनके बीच में यह लिंक है। अब आप देखें तो इस प्रकार से है, ये केन नदी है, ये बेतवा नदी है, ये इनके बीच में लिंक है। केन नदी का एक्स्ट्रा पानी कहां जाएगा? एक कनाल बनी है, ठीक है, कंक्रीट की कनाल। एक्स्ट्रा पानी कहां जाएगा? बेतवा में जाएगा, और ये आगे फिर यमुना में। लेकिन जो यूपी और एमपी का ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसको लाभ मिलेगा, इन्हें लाभ मिलेगा, चाहे कृषि कार्य के लिए, चाहे पेयजल के रूप में पानी के लिए इससे आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जैसे कि झांसी, बांदा, महोबा यूपी की बात करें तो, और एमपी की बात करें तो टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये जो क्षेत्र हैं, नेवाड़ी। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट एमपी और यूपी दोनों के लिए ही। नदियां दोनों एमपी से निकलती हैं। अगले सवाल में आते हैं। यहां पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, नदी जोड़ो परियोजनाएं अगर आप बात करें कुल कितनी है? ये तो एक है लेकिन संख्या एक से ज्यादा है, तो कुल संख्या कितनी है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो बढ़िया होगा। भले अभी अस्तित्व में नहीं आई है लेकिन संख्या कितनी है? चलिए, झेलम नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग नामक स्थान से निकलती है। दूसरा है पाकिस्तान में जाकर रावी नदी इससे मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए, झेलम नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग नामक स्थान से निकलती है। और दूसरा पाकिस्तान में। अब चलिए देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी को देखना होगा। कश्मीर में हम आएंगे, जम्मू कश्मीर में, जरा और पास से देखते हैं। तो वेरीनाग में है और पीर पंजाल श्रेणी में है ये। अब देखिए यहां पे जो पहला स्टेटमेंट था वह था वेरीनाग नामक स्थान से निकलती है पीर पंजाल श्रेणी में। तो यह कौन सी श्रेणी है जहां से हम वेरीनाग देखते हैं? यह पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। अब ये जा कहां रही है? देखिए झेलम नदी कहां जा रही है? पाकिस्तान जा रही है। तो अब इसी से अगला स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है, पाकिस्तान में जाकर रावी नदी इससे मिलती है, मतलब रावी नदी भी पाकिस्तान जाती है। क्या ऐसा है? आइए जरा पास से देखते हैं। अब जरा और पास से देखते हैं।
अब देखिए, ये आप देख रहे हैं झेलम पाकिस्तान में गई, फिर उसके बाद आप देखें तो चिनाब भी आती है और झेलम में मिल जाती है, रावी भी देखते हैं आप, फिर आगे आके मिल जाती है। और स्टेटमेंट में क्या बात कही गई है? बात यही कही गई है कि यहां पर एक जो नदी है झेलम, वह जब आगे पहुंचती है पीर पंजाल श्रेणी से निकलते हुए पाकिस्तान जाती है, तो पाकिस्तान में रावी नदी इससे मिलती है। तो दोनों बातें हमने देख ली सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो हम क्या बोलेंगे? सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अब ये सवाल बहुत ही आसान है, इस सवाल का जवाब आप सबको पता है। कौन सी नदी है? ऑप्शन भी नहीं देखने की जरूरत है, मुझे पता है, आपको पता है, माही नदी। एक बार उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और माही नदी कर्क रेखा को इस प्रकार से एक बार, फिर उसके बाद फिर 2 बार ऐसे कट करती है। ठीक है, तो कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये तो कर्क रेखा की बात हो गई। अब आपने अच्छी खासी तैयारी की है, अच्छी खासी पढ़ाई की है, लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे होंगे, तो कुछ सवाल मेरे आपसे बनते हैं। अगर आइडिया नहीं होगा तो चाहे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन प्रयास कीजिए कमेंट करने का, जिससे एक्टिव रहें आप। कि यहां पर हम कर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बात आती है भूमध्य रेखा की और मकर रेखा की। तो क्या कोई और नदी भी है जो भूमध्य रेखा को, क्या कोई नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो नाम बताइएगा, पर कहां पे है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं? वर्धा नदी, सबरी नदी, प्राणहिता नदी या लक्ष्मण तीर्थ? अब यहां पे कूट 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4। यहां पे गोदावरी की सहायक नदियों की बात की गई। पहले तो हम ये जान ले गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, और उसके बाद वर्धा, सबरी, प्राणहिता, लक्ष्मण तीर्थ में किससे किससे मिलती है? क्या 1 2 3 4 चारों से मिलती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से निकली और उसके बाद कहां पहुंची? बे ऑफ बंगाल तक पहुंच गई। अब इसकी नदियों को देखिए, यहां पे देखिए वर्धा नदी, ठीक है। अगली नदी देखिए, आपको दिखेगी सबरी नदी यहां पे। फिर उसके बाद एक और नदी, ये आ गई प्राणहिता नदी, यहां से आती, और ये आके वर्धा में ही मिल जाती है। फिर आगे उसके बाद वहां, फिर उसके बाद क्या कोई और नदी है? देखिए एक नदी रह गई है अभी। हमने वर्धा देख लिया, सबरी देख लिया, प्राणहिता देख लिया, क्या लक्ष्मण तीर्थ भी है? लक्ष्मण तीर्थ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण तीर्थ कावेरी नदी की बात करें अगर हम, तो कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी नहीं है। तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? 1 2 और 3, यानी कि ए हमारा सही जवाब होगा। तो ठीक है, जवाब मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड। अब यहां पे देखिए, बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन 2 ही राज्य ऐसे हमने यहां पे और रखे हैं क्योंकि जिनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम और नागालैंड। अब चलिए देखते हैं। बराक नदी जो है मुख्य रूप से अगर आप देखें तो मणिपुर, इसके अलावा मिजोरम, ये देखिए यहां से आगे, फिर थोड़ा सा नागालैंड के साथ सीमा बनाती है, लेकिन वहां पे ज्यादा आप देखेंगे प्रवाह उसका नहीं है, क्योंकि सीमा से ही निकल जाती है, फिर उसके बाद मिजोरम में पहुंच जाती है। तो मुख्य रूप से देखिए इसका प्रवाह मणिपुर में ज्यादा दिखता है, मिजोरम में ज्यादा दिखता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति में आप जवाब देंगे बी, मणिपुर और मिजोरम। आगे कहां जा रही है? आगे भी कहीं जा रही है क्या? आगे बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। चलिए, इसका बहुत लंबा प्रवाह है इसका भी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुलर झील झेलम नदी पर अवस्थित है, श्रीनगर शहर चिनाब नदी पर अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। पहले देखिए, वुलर झील झेलम नदी पर अवस्थित है, इसको हम देख लेते हैं, क्या सच में ऐसा है? वुलर झील कहां है? वुलर झील यहां पे, ये हल्का सा आप देखिए, ये झेलम नदी है, इस झेलम नदी पर ही अवस्थित है, तो ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही। चलिए, अब श्रीनगर शहर चिनाब नदी पर अवस्थित है। अब आप देखें तो श्रीनगर भी यही है, यहां पे ये श्रीनगर का पॉइंट है, ये लिखा भी हुआ है, और ये झेलम पर अवस्थित है, ना कि चिनाब पर। चिनाब तो आप देखेंगे तो चिनाब यहां पे आपको मिलेगी,
तो ऐसे में श्रीनगर से तो काफी दूर है। श्रीनगर के लिए आप बोलते, अगर आप झेलम नदी का नाम श्रीनगर के लिए लेते तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे चिनाब नदी पर अवस्थित कह दिया, इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो कौन सा है? ए। ठीक है, चलिए अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से जुड़ा हुआ रहेगा। लद्दाख उत्तरी भारत के पश्चिमी हिमालय में स्थित है। अब सवाल को, बड़ी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, उत्तरी भारत के पश्चिमी हिमालय में, उत्तर भारत में जो हिमालय क्षेत्र है उसमें पश्चिमी हिमालय। दूसरा देखिए, यह उत्तर में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेट हिमालय तक फैला हुआ है उत्तर में काराकोरम रेंज से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दक्षिण में, तो मुख्य मेन जो ग्रेट हिमालय है वहां तक। फिर तीसरा, नुब्रा घाटी लेह से खारदुंग ला द्वारा जुड़ी हुई है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। क्या ये तीनों बातें सही हैं? चलिए देख लेते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, नुब्रा घाटी किससे किससे? वो लेह से खारदुंग ला द्वारा जुड़ी हुई है। चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, लद्दाख उत्तरी भारत के पश्चिमी हिमालय में है। लद्दाख, अब देखिए, उत्तर के भारत में पश्चिमी हिमालय ये वाला एरिया है, पश्चिमी हिमालय में है। ठीक है, फिर उसके बाद पहला स्टेटमेंट हमारे लिए सही हो गया। दूसरी बात कि उत्तर में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय। तो उत्तर में देखिए काराकोरम, ये काराकोरम दिख रहा है, उसके बाद ग्रेट हिमालय यहां तक है, बिल्कुल है लद्दाख। ठीक है, तो ये सही है। तो अगर दूसरा सही है, पहला सही है, अब हमारा जवाब तीसरे पर निर्भर है। नुब्रा घाटी लेह से खारदुंग ला द्वारा जुड़ी हुई है। अब क्या सच में ऐसा है? देखिए, हमने पहला वाला तो देख लिया सियाचिन ग्लेशियर से, और दूसरा अब नुब्रा घाटी के बारे में। नुब्रा घाटी ये देखिए लेह है, और उसके बाद ये नुब्रा वैली है। अब इस नुब्रा वैली और लेह के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे खारदुंग ला है, ये आपको दिख रहा है, और इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों और स्टेटमेंट के बाद यह भी सही है। तो यहां पे लेह से खारदुंग ला द्वारा जुड़ी हुई है, ये बात याद रखिएगा। किससे? लेह, खारदुंग ला, नुब्रा घाटी। तो इस हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट अगर सही तो उत्तर क्या होगा? केवल 3, 1, 2 या डी? सभी तीन होगा। ठीक है, सभी कथन सही हैं। अगले सवाल पर आते हैं। पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झील भारतीय LAC, चलिए LAC का फुल फॉर्म हमने कई बार जिक्र किया है, एक बार इसका फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है? के अनुसार फिंगर 8 तक भारत की सीमा में आती है। इस झील के निकट ही चुशूल नामक स्थान है, जहां सीमा विवाद के चलते भारत चीन वार्ताएं आयोजित की गई थीं। अब यहां पे देखिए, इस झील के निकट ही चुशूल नामक स्थान है, जहां सीमा विवाद के चलते भारत चीन वार्ताएं, भारत और चीन दोनों के माध्यम से वार्ता संपन्न होती है चुशूल में। और ये है कहां पे? इस पेंगोंग त्सो झील के पास। हमें दोनों को देखना है कितनी बातें सही हैं। तो हम पहले वाले के लिए देखेंगे, फिर दूसरे वाले के लिए, फिर जानेंगे कथन कौन सा सही है, एक या एक से ज्यादा। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में कि फिंगर 8 तक भारत की सीमा में आती है। फिंगर 8 क्या है? देखिए यहाँ पे आप देखिए फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या है ये फिंगर 8? फिंगर 8 दरअसल ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं एक तरह से। तो यहाँ 8वीं जो पहाड़ी है, तो वहां तक के लिए कहा जाता है कि इंडिया अपनी सीमा यहां तक मानता है। ऐसे आप ये देख रहे हैं, ये सीमा है भारत और चीन की सीमा के लिए। फिर उसके बाद, और ये पेंगोंग त्सो लेक है, तो ये पेंगोंग झील का जो एरिया है ये भारत अपने मानता है। इधर के लिए कह सकता है कि वह चीन के लिए मानने को तैयार है। लेकिन अभी देखिए, दिक्कत इस बात की आ रही है, जो चीन है वह बोलता है 8 तक नहीं है, 4 तक है। भारत का जो क्षेत्र है वह 4 तक है। इसके आगे यह एरिया जो है पेंगोंग झील वाला, ये भी और ये वाला क्षेत्र भी 4 के बाद 8 फिंगर तक का, ये पूरा का पूरा किसके पास है? चीन के पास, ऐसा कहता है चीन। ठीक है, तो इंडिया का दावा ये वाला, ठीक है, फिंगर 8, और चीन का दावा फिंगर 4। तो इसी वजह से ये बीच का जो एरिया है इस पर विवाद चल रहा है। लेकिन यहां पर यह झील भारतीय LAC के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय LAC के अनुसार फिंगर 8 तक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसी के निकट ही चुशूल नामक स्थान पे सीमा विवाद के चलते भारत चीन ने वार्ताएं आयोजित की। तो तथ्यात्मक जानकारी है, बिल्कुल ऐसा हुआ था, दोनों देशों ने यहाँ चुशूल नामक क्षेत्र में वार्ताएं आयोजित की थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चुशूल कहाँ पे है तो वो भी देख सकते हैं, ये है चुशूल। ठीक है,
चलिए, भारत में पाए जाने, ये कहां पे है? लद्दाख में ही है। अब चलिए, भारत में पाए जाने वाले दर्रों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? खारदुंगला, जोजिला, बारालाचला, रोहतांग। देखिए, दर्रे क्या होते हैं इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ में बीच में जो दबा हुआ रास्ता होता है, जहां आने जाने का एक प्राकृतिक मार्ग अपने आप में रहता है, तो उसको हम दर्रा कहते हैं। फिर आज की डेट में उन जगहों पे भी सड़कें बन गई हैं। तो भारत पाए जाने वाले दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखना है। उत्तर से दक्षिण क्रम मतलब ये हो गया उत्तर, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो ये क्रम हमें देखना है, खारदुंगला, जोजिला, बारालाचला और रोहतांग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, खारदुंगला सबसे उत्तर में है, यहां पे। फिर देखिए जोजिला, ये यहां पे। फिर उसके बाद देखिए बारालाचला, ये यहां पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोहतांग पास यहां पे। तो खारदुंग, जोजिला, बारालाचला, रोहतांग। खारदुंग, जोजिला, बारालाचला, रोहतांग, इसी क्रम में दिखता भी है। 1 2 3 4, तो हमारा जवाब होगा ए। ठीक है, जवाब मिल चुका है। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब ये है खबरों में रहे टाइगर रिजर्व के संदर्भ में। अब देखिए, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, इस पर अपडेट बनाए रखिए। अगर आपको पता नहीं तो मैं अगले एपिसोड में आपको बता दूंगा, इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा ये सब पता हो, बहुत बेसिक जानकारी, कमेंट कर दीजिएगा। हम अपने सवाल पर वापस से आते हैं। हाल और लेटेस्ट कौन सा है ये भी बता दीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहा दंपा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? अब दंपा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से अगर आप नक्शे में देखें तो आपको दिखेगा यहां पर। और ये कौन सा राज्य है? इतना तो अंदाजा होगा, मणिपुर, बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पहला कथन है कि यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दूसरा है कावेरी नदी इसी अभयारण्य की पहाड़ियों से निकलती है। और तीसरा है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब आपको क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन या कथन सही है? एक से ज्यादा ही है तो है नहीं होगा, यहाँ पे है ही होगा। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या 1 2 और 3। चलिए देखिए, यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और तीसरी बात तमिलनाडु और दूसरी बात कावेरी नदी। इस प्रकार से देखें तो लगभग यहाँ पे होगा। और ये आप देखें जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट का ही एरिया है। तमिलनाडु में है लेकिन पश्चिमी घाट का है, तो यहां पे तमिलनाडु राज्य में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सही है। और यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है, यह भी हमें दिखाई देता है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। अब उसके बाद देखिए, कावेरी नदी इसी अभयारण्य की पहाड़ियों से निकलती है। अभी हमने इसी श्रृंखला में आज के एपिसोड में क्या देखा कि कावेरी नदी कर्नाटक में कहां से निकलती है? पहाड़ी का नाम बताया था, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब देखिए यहां पे अगर वह कर्नाटक से निकलती है तो तमिलनाडु राज्य में कैसे निकलेगी? पश्चिमी पर्वत घाट में तमिलनाडु राज्य में कैसे निकलेगी? सब बात तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से कैसे निकलेगी? पॉसिबल ही नहीं है, इस अभयारण्य की पहाड़ी से नहीं निकल सकती है। तो ये जवाब हो जाएगा गलत। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या बोलेंगे? सी, 1 और 3, ये हमारा सही जवाब होगा। तो इसके साथ ही अब आप देखें तो हम यहाँ पे हमने देखा था कर्नाटक से कावेरी नदी बहती है, यह हमें दिखाई भी देता है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें स्पष्ट समझ ली हैं, कोई डाउट नहीं है, सारे सवाल देख लिए हैं। कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे, उम्मीद करूंगा आप उसका जवाब भी देंगे। अगले एपिसोड में हम थोड़ा सा और विस्तार से इसी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे और भारत के कुछ प्रमुख स्थानों को जो भी चर्चा में रहे हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, तनाव नहीं लेना है। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।